हाँ तो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से वेलकम केशवानंद ऑनलाइन क्लास में। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा की थी और आई होप आपको वो समझ में आई होगी। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बाकी के जो प्रकार हैं अभिक्रियाओं के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विस्थापन के बाद अभिक्रियाओं का जो अगला प्रकार आता है बेटा, वो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें एक्चुअली जो दोनों अभिकारक होते हैं उनके बीच में आदान प्रदान होता है। तत्वों का आदान प्रदान हो सकता है, परमाणुओं का हो सकता है, मूलकों का हो सकता है, आयनों का हो सकता है। ठीक है ना। तो जब दो अभिकारकों के मध्य आयनों का, तत्वों का या परमाणुओं का आदान प्रदान होता है तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो संरचना समीकरण रहेगा वो ऐसा रहेगा बेटा, AB ये कोई एक अभिकारक है, दूसरा अभिकारक है CD। तो आपको पता चल रहा होगा कि दोनों अभिकारक यौगिक के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? यौगिक के रूप में। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो C है वो A की जगह पे आ जाएगा और A C की जगह पे आ जाएगा। तो उत्पाद क्या बन जाएगा बेटाओ? CB प्लस AD, है ना। पहले B के साथ A था, लेकिन इधर देखोगे तो B के साथ कौन आ जाएगा? C। और यहाँ देखें D के साथ C था, लेकिन उत्पाद की तरफ देखोगे तो D के साथ कौन आ जाएगा? A। ठीक है, यानी कि A और C ये आपस में बदल गए हैं, यानी कि अभिकारकों के मध्य इनका आदान प्रदान हो गया है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। परिभाषित कैसे करेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का, परमाणुओं का, मूलकों का या परमाणुओं के समूह का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका संरचना समीकरण रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ उदाहरणों की। देखिए, उदाहरण हम लोग ले लेते हैं HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसके साथ जब क्रिया करेगा तो अब इसमें होगा क्या? देखिए, Na किसकी जगह पे आ जाएगा? H की जगह पे, और H किसकी जगह पे आ जाएगा? Na की जगह पे। तो उत्पाद क्या बनेगा भाई? NaH की जगह पे आ जाएगा तो NaCl, और H जब Na की जगह पे जाएगा तो उत्पाद बनेगा HOH। क्या बनेगा? HOH, जिसको हम लिख सकते हैं H2O। दो H हो जाएंगे ना, तो H2O यानी कि जल। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। हुआ कि नहीं? चलो एक और उदाहरण बता दूं मैं आपको इसमें। देखिए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, है ना। इसकी क्रिया हम जब करवाएं BaCl2 के साथ, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैं नाम लिख देता हूँ, सोडियम सल्फेट, है ना। और इसकी क्रिया करवा रहे हैं किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ। बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, अभी होगा क्या? ये Ba यानी कि बेरियम किसकी जगह पे आएगा? सोडियम की जगह पे, और सोडियम किसकी जगह पे चला जाएगा? बेरियम की जगह पे, है ना। तो उत्पाद क्या बनेंगे बेटा? BaSO4 प्लस 2NaCl। उत्पाद क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट
इसका नाम क्या हो जाएगा अब? बेरियम सल्फेट, है ना। और इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो पहले जो सल्फेट सोडियम के साथ था, है ना, ये सल्फेट किसके साथ आ गया? बेरियम के साथ। और पहले जो क्लोराइड बेरियम के साथ था, वो क्लोराइड किसके साथ आ जाएगा? सोडियम के साथ, है ना। यानी कि सोडियम और बेरियम ने एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? अब देखिए बेटा, बहुत सारे स्टूडेंटों को दिक्कत आएगी किसमें कि सोडियम सल्फेट का सूत्र मैंने तो फटाफट से लिख दिया Na2SO4। अब यदि आपने 9वीं क्लास में सीखा होगा, 9वीं क्लास में आपने ध्यान दिया होगा कि सूत्र बनते कैसे हैं, तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, है ना। और यदि आपको सूत्र बनाना नहीं आता है तो फिर आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी 9th क्लास का जो एक चैप्टर है, शायद परमाणु अणु आयन जो भी है, उसमें सूत्र कैसे बनाए जाते हैं वो पूरा तरीका बताया है ना। पहले संयोजक, पहले तो तत्वों का प्रतीक लिखते हैं, फिर उनके नीचे उनकी संयोजकता को रखते हैं, फिर एक तत्व की संयोजकता को दूसरे तत्व की संयोजकता के साथ क्रॉस में लगाते हैं, तब जाकर के सूत्र बनता है, ठीक है। तो ऐसे सूत्र बनाना आपको सीखना है। तो आप 9th क्लास का वो चैप्टर बिल्कुल एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना, रिकॉल कर लेना उसको, ताकि आपको सूत्र बनाने में या लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है बेटा। तो ये अभिक्रियाओं का प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। इसके बाद अभिक्रियाओं के जो अन्य प्रकार हैं उनकी तरफ हम चलें। तो अब हम बात करेंगे बेटा ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में, ठीक है। अगली अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन। ये क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार तो ये 4 हैं। कौन कौन से? संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, है ना। इसके बाद जो प्रकार अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये शर्तों पर आधारित हैं, कुछ शर्तें होती हैं, ठीक। देखिए, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। देखें, अब ऑक्सीकरण और अपचयन, इनमें कुछ शर्तें हैं बेटा, कुछ कंडीशन हैं। यदि वो शर्त पूरी हो रही हो तो वो अभिक्रिया इस प्रकार की हो जाएगी। अब वो शर्त कौन कौन सी हैं, मैं इनको आपको डिफ्रेंशिएट करके एक साथ बता देता हूँ। दोनों में अंतर, दोनों की परिभाषा, वो सब कुछ एक में आ जाएगा, उदाहरण वगैरह सब, ठीक है। एक तरफ तो हम लिख लेते हैं ऑक्सीकरण और एक तरफ हम लिख लेते हैं अपचयन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, है ना, बिल्कुल अपोजिट है। तो ऑक्सीकरण में पहली शर्त है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि, है ना। यहाँ मैंने बताया था कि अपचयन बिल्कुल ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, सॉरी 2 नहीं 1, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीजन की कमी, है ना। दूसरी बात, ऋण वैद्युत तत्व की वृद्धि, ऋण वैद्युत तत्व की वृद्धि, ठीक है। अब आप तो इतने समझदार हो गए, यहाँ तो पता ही होगा क्या होगा, ऋण वैद्युत तत्व की कमी, ऋण वैद्युत तत्व की कमी होगी, है ना। तीसरी शर्त है बेटा हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि,
ओके। नंबर 4, धन वैद्युत तत्व की कमी, ठीक है। और यहाँ पे होगा धन वैद्युत तत्व की वृद्धि। ये लो जी, ये 4 अंतर होता है, मतलब 4 शर्त हैं। इन 4 शर्तों में से कोई भी एक शर्त यदि पूरी हो रही हो तो अभिक्रिया उस प्रकार की हो जाती है। यानी कि किसी अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो वो ऑक्सीकरण, यदि ऋण वैद्युत तत्व की वृद्धि हो रही है तो भी वो ऑक्सीकरण, यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो भी वो ऑक्सीकरण, और यदि किसी अभिक्रिया में धन वैद्युत तत्व की कमी हो रही हो तो भी वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अपचयन, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऋण वैद्युत तत्व की कमी हो रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है या धन वैद्युत तत्व की वृद्धि हो रही है, तो वो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? अपचयन। अब इसको परिभाषित कैसे करें? देखिए, परिभाषा में ये चारों शर्तों को हम एक साथ जोड़ेंगे। चारों शर्तों को कैसे जोड़ेंगे? जैसे यदि हम ऑक्सीकरण को परिभाषित कर रहे हैं तो हम कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण वैद्युत तत्व की वृद्धि हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण वैद्युत तत्व की वृद्धि हो अथवा हाइड्रोजन या धन वैद्युत तत्व की कमी हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चारों शर्त जोड़ दिए हमने और परिभाषा भी बना ली बहुत अच्छी सी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण वैद्युत तत्व की वृद्धि हो अथवा हाइड्रोजन या धन वैद्युत तत्व की कमी हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आई बात आपको समझ में? अब अपचयन की परिभाषा कैसे दोगे? बिल्कुल वही तरीका है ना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण वैद्युत तत्व की कमी हो अथवा हाइड्रोजन या धन वैद्युत तत्व की वृद्धि हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसके उदाहरणों की बात करें उससे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। ऋण वैद्युत तत्व और धन वैद्युत तत्व क्या होते हैं? क्या होते हैं ये ऋण वैद्युत तत्व और धन वैद्युत तत्व? ठीक है, आप में से जिन विद्यार्थियों को पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं पता है कि धन वैद्युत तत्व या ऋण वैद्युत तत्व क्या होते हैं, वो थोड़ा सा जान लें कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो भी तत्व होते हैं वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि वो स्थायित्व को प्राप्त कर लें, स्थायी हो जाएं। और स्थायित्व प्राप्त करने का मतलब होता है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मतलब अष्टक पूरा हो जाए। अष्टक क्या होता है? अष्टक होता है कि तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब उसका अष्टक पूरा है और वो स्थायी है, ठीक है। तो प्रत्येक तत्व ये कोशिश करता है कि उसका अष्टक पूरा हो जाए। अब अष्टक पूरा करने के 2 तरीके होते हैं बेटा। अष्टक पूरा करने के 2 तरीके होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा या इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपना अष्टक पूरा करेगा। या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अष्टक पूरा करेगा या इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपना अष्टक पूरा करेगा। अब कब तो कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, जैसे ये मैं यहाँ पे एक सोडियम का उदाहरण लेके बता रहा हूँ आपको। सोडियम,
ठीक है ना। अब हमें पता करना है कि ये जो सोडियम है ये धन वैद्युत तत्व है या ऋण वैद्युत तत्व है ना। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटाओ? 11। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम आप जान के आए हैं 9th क्लास में, पहले कोर्स में 2, उसके बाद 8 भरते जाओ जितने हैं। अब 2 और 8 10 भर दिए तो इसके पास टोटल 11 हैं। तो अंतिम कोर्स में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा भाई? 1। इसको हम कहते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 8 1 जो हमने लिखा है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब देखिए इसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसको हम कैसे लिखेंगे? ये तो इसका नाभिक हो गया जिसमें 11 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और यहाँ ये इसका पहला कोष जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका दूसरा कोष जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और ये इसका ये वाला कोष जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1, ठीक है। तो अब अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या करेगा कि इस बाह्यतम कोष में जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग देगा, इसको त्याग देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ये बाहर निकाल देगा तो इसका ये कोष खत्म, और ये कोष खत्म होने के बाद इसका बाह्यतम कोष रह जाता है ये वाला जिसमें पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है। हो गया ना इसका अष्टक पूरा। तो इसने अपना अष्टक पूरा करने के लिए, सोडियम ने अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या किया भाई? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जो तत्व अपना अष्टक पूरा करते हैं उन्हें कहते हैं धन वैद्युत तत्व। क्या कहते हैं उन्हें? धन वैद्युत तत्व। तो सोडियम एक कैसा तत्व हुआ बेटाओ? सोडियम हुआ धन वैद्युत तत्व। ऋण वैद्युत तत्व का उदाहरण जैसे हम लोग बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 17 यानी कि 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 7 2 8 7, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा यानी कि बाह्यतम कोष में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्लोरीन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो तत्व है क्लोरीन जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर रहा है। मतलब जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता हो वो ऋण वैद्युत तत्व होता है। तो क्लोरीन कैसा तत्व हो गया? ऋण वैद्युत तत्व। क्लोरीन कैसा तत्व है? ऋण वैद्युत तत्व। एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हों, जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग के अपना अष्टक पूरा करते हैं, मतलब वो धन वैद्युत तत्व होते हैं। और जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना 4 से ज़्यादा हैं 7 हैं, जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ही अपना अष्टक पूरा करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ऋण वैद्युत तत्व। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग के अपना अष्टक पूरा करते हैं उन्हें तो कहते हैं धन वैद्युत तत्व, और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हो उन्हें कहते हैं ऋण वैद्युत तत्व। सामान्यतः जो धातु तत्व होते हैं, धातु, ठीक है ना, वो धन वैद्युत तत्व होते हैं, और जो अधातु तत्व होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फ्लोरीन, ठीक है ना, ये सारे के सारे तत्व कैसे होते हैं? ऋण वैद्युत तत्व होते हैं, ठीक है। तो धन वैद्युत तत्व और ऋण वैद्युत तत्व क्या होते हैं ये समझने के बाद अब हम ऑक्सीकरण और अपचयन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहीं देख लेते हैं नीचे। पहले ऑक्सीकरण का उदाहरण इसके आधार पर ऑक्सीजन की वृद्धि, जैसे हम लोग बात करें मैग्नीशियम को जब हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो 2Mg + O2 = 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना।
अभिक्रिया से पहले मैग्नीशियम अकेला है ना भाई, है ना, और अभिक्रिया के बाद मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, पहले नहीं था ना इसके साथ ऑक्सीजन, नहीं है ना, और यहाँ देखोगे तो है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, और ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। और वैसे आप देखें तो ये संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए ये संयोजन के साथ साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण है ना। अब हम अपचयन का उदाहरण दें, इसका उल्टा करके लिख दो, 2MgO इज इक्वल टू 2Mg प्लस O2। ये लो जी, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन उत्पाद की तरफ जब देखें तो मैग्नीशियम अकेला है, अब इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, पहले थी अब नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी का मतलब अपचयन। आ रही है बस समझ में आपको? तो ऑक्सीकरण का तो उदाहरण हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 2MgO, है ना, और अपचयन का हो गया 2MgO इज इक्वल्स टू 2Mg प्लस O2। यानी कि सिंपल सा फंडा है, ऑक्सीकरण के उदाहरण को उल्टा करके लिख दो तो वो अपचयन का उदाहरण हो जाएगा, है ना। अब हम ऋण वैद्युत तत्व की वृद्धि का एक उदाहरण देख लें, 2Mg प्लस Cl2, ठीक है ना, या Mg प्लस Cl2 कर लेते हैं, ये हो जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए मैग्नीशियम एक धन वैद्युत तत्व है ना, और क्लोरीन अभी अभी बताया था मैंने, यहाँ पे अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ये एक ऋण वैद्युत तत्व है। तो मैग्नीशियम के साथ एक ऋण वैद्युत तत्व जुड़ गया है और मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया है, तो ऋण वैद्युत तत्व की वृद्धि के आधार पे ये किसका उदाहरण हो गया भाई? ऑक्सीकरण का। इसको उल्टा करके लिख दो तो अपचयन का हो जाएगा, MgCl2 इज इक्वल टू Mg प्लस Cl2। इधर मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन है और इधर मैग्नीशियम अकेला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की कमी के आधार पर उदाहरण। तो देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये H2 प्लस S में बदल गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर के साथ हाइड्रोजन यहाँ है ना, लेकिन यहाँ देखें तो सल्फर अकेला है, अब इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, पहले इसके साथ सल्फर के साथ हाइड्रोजन थी अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया के बाद ये अकेला हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन की कमी, और हाइड्रोजन की कमी को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण, है ना। इसको उल्टा करके लिख दो, H2 प्लस S इज इक्वल टू H2S, ये अपचयन का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? अपचयन का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको ये उदाहरण, ये ऑक्सीकरण के हैं और ये अपचयन के उदाहरण हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, है ना। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि या ऋण वैद्युत तत्व की वृद्धि होती है, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी या ऋण वैद्युत तत्व की कमी होती है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन या धन वैद्युत तत्व की कमी होती है और अपचयन में हाइड्रोजन या धन वैद्युत तत्व की वृद्धि होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और अभिक्रिया की, और वो है रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया बेटाओ एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दोनों अभिक्रियाएँ होती हैं, ये ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों साथ साथ होते हैं। तो अगली अभिक्रिया हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का स्वतः ही अपचयन हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक अभिकारक तो ऑक्सीकृत होगा और दूसरा ऑटोमेटिक अपने आप ही उसका अपचयन हो जाएगा। तो जब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हों तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख रहे हैं हम लोग। ZnO प्लस C, ZnO है बेटा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, C को तो आप जानते हैं कार्बन है, तो ये जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्या क्या बनेगा? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये CO है, CO2 होता तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। देखें कैसे है। अब यहाँ पे पहचान हमें ये करनी है कि इस अभिक्रिया में किसका तो ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। आप में से यदि कोई बता सकता है तो बताइए कि इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। देखें, ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक के साथ ऑक्सीजन मौजूद है ना, जुड़ा हुआ है ना। अभिक्रिया से पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन है। अब अभिक्रिया के बाद देखें तो जिंक के साथ ऑक्सीजन है क्या? नहीं है ना, पहले थी अब नहीं है। क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब ऑक्सीजन की कमी का मतलब अपचयन। तो इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। क्या हुआ है बेटाओ? अपचयन। किसका हुआ है? जिंक ऑक्साइड का, है ना। समझ में आ रहा क्यों हुआ है? पहले इसके साथ ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, और ऑक्सीजन की कमी को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, किसमें? जिंक में। ठीक है, अब दूसरा अभिकारक देखें हम। ये जो कार्बन है अभिक्रिया से पहले अकेला है ना, लेकिन अभिक्रिया के बाद देखें तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि पहले नहीं थी ऑक्सीजन इसके साथ, अब इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में ये इसका ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है ना, ये ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन के साथ इसकी वृद्धि हुई, है ना, और वृद्धि का मतलब हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हुआ है? कार्बन का। ऑक्सीकरण किसका हुआ है? कार्बन का। अपचयन किसका हुआ है? जिंक ऑक्साइड का, है ना। अपचयन किसका हुआ है? जिंक ऑक्साइड का। ऑक्सीकरण किसका हुआ है? कार्बन का। ठीक है, तो एक ही अभिक्रिया में दोनों हो रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, और इस रेडॉक्स अभिक्रिया में एक चीज़ आपको देखनी है कि जिस अभिकारक का अपचयन होता है उसको हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक। ठीक है ना, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं और जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है? जिंक ऑक्साइड। ध्यान रखना, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। तो आपसे प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समीकरण लिख रहा हूँ, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। ये लो जी, ये एक मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, आपको इसमें पहचान करनी है कि किसका तो ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। तो आप पहचान सकते हैं कि
क्यूप्रस ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ है। अब जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीकारक। ठीक है बेटा, बात खत्म। यहाँ पे हाइड्रोजन का जल में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका हुआ है? हाइड्रोजन का। किस में? जल में। तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ पे? अपचायक। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपचायक। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है तो स्वतः ही दूसरे का अपचयन हो जाता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, और ये इसके उदाहरण। ठीक है, बाकी के जो और प्रकार हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।